आदरणीय गगन सिंह फूलिया जी हमारे तिवारी सर और फूलिया जी आए, स्वागत आगे आए सर आगे। माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरी इस पर्सनल सक्सेस को इतना बड़ा बनाया और मुझे इतना सम्मान दिया और मेरी खुशियों को इतने ज़्यादा और बढ़ा दिया। मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आज यहाँ पर इससे पहले अभिभावकों की भी मीटिंग थी और यहाँ मंच पे उपस्थित कई ऐसे दिग्गज जन जिन सबसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरे गुरुजन यहाँ पर हैं। हमारे बीच में श्री गोपाल दत्त भट्ट जी हैं जिन्होंने उत्तराखंड का नाम वैसे भी बहुत पहले बहुत रोशन किया है अपनी काव्य कला से, अपनी नेता की जर्नी से। और प्रबंधक महोदय श्री मोहन चंद्र जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। उनकी काव्य रचनाएं मैंने बचपन से सुनी है। मुझे एक प्रसंग भी याद आता है कि मुझे जानवर बहुत पसंद है, खासकर कुत्ते। तो आपकी एक कविता जो खोखरे कुकरा, वो मैंने सुनी है और बहुत खूबसूरत है। और आप सभी लोगों से इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में आपने अपनी ही जगह से, इतनी छोटी जगह से उठकर अपना इतना नाम बनाया है, जबकि आप सभी के पास बहुत कम संसाधन थे। उस वक्त ना टेक्नोलॉजी का इतना रोल था और ना ही आप सभी के पीछे कोई इतना बड़ा फोर्स था कि आप बहुत आगे जा पाते। परंतु उन सभी परिस्थितियों के बाद भी आप सभी लोगों ने अपना एक मुकाम बनाया है और वो जैसे बच्चों के लिए आप हमेशा से एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मेरे ठीक सामने बैठे हैं हमारे हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर DK जोशी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के वचनों ने मुझे बहुत गदगद किया और आपका बहुत बहुत फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। अभी कुछ देर पहले आप सभी मेरे स्वर्गीय दादाजी को याद कर रहे थे। उन्हीं को याद करते हुए कहना चाहूँगी कि किसी भी कामयाबी तक पहुँचना सिर्फ मेहनत की बात नहीं होती, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद का, उनकी करी हुई मेहनत का, जिनका शायद फल उन्हें नहीं मिल पाया और वो मुझ तक पहुँच गया। और उसी में मेरे दादाजी भी हैं। मेरे दादाजी का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छे से याद आता है। वो कहते थे, गवर्नर का ऑर्डर नहीं आया है, कलेक्टर का ऑर्डर थोड़े ना आया है जो मैं ये करूँगा। तो मैं उनसे अक्सर ही पूछा करती थी कलेक्टर क्या होता है, गवर्नर क्या होता है। और वैसे वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं और ये सब देखकर उन्हें बहुत अनुभूति खुशी की हो रही होगी। और उनका आशीर्वाद, उनकी दी हुई शिक्षाएं हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने माता पिता का बहुत बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ कि अक्सर इससे पहले मैं जिस भी समारोह में जाती थी, मैं अक्सर कहीं जाती नहीं थी। चाहे मेरे मम्मी पापा कहते थे कि वहाँ शादी है वहाँ चले जाओ, आज वहाँ गांव में ये है वहाँ चले जाओ, और मैं हमेशा कहती थी कि मुझे नहीं आना। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जब मैं छोटी थी, मैं अपनी मम्मी के साथ जब गाँव में किसी भी कार्यक्रम में या समारोह में जाती थी तो सब मेरी मम्मी को देख कर कहते थे, अरे लेकिन तुम्हारी तो 3 ही बेटियाँ हैं, अब तो ये तीनों की शादी हो जाएगी, फिर तुम सब अकेले रह जाओगे। अक्सर जनमानस में ये मानसिकता रहती है कि 3 बेटियां हैं यानी कि 3 बोझ हैं, यानी कि अब तो इनकी जिंदगी बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये बात कहने में भी इतनी शर्मनाक है, लेकिन लोगों की सोच ऐसी होती है। अक्सर हम देखते हैं एक ही घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है जो इंग्लिश मीडियम में जा रहा है और जो लड़की है वो हिंदी मीडियम में जा रही है। बच्चा है जिसको आप ट्यूशन लगा रहे हैं और लड़की को आप कहेंगे कि आप घर का काम कीजिए, आपको मम्मी की मदद किचन में भी करनी चाहिए। लेकिन अक्सर हम अपने लड़कों से तो ये सवाल नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि इस मानसिकता को बदलने की बहुत ज़रूरत है। आज हमारे देश की प्रेसिडेंट एक महिला है, वो एक आदिवासी ग्राम से आती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना किया है, तो भी इतनी छोटी सी आदिवासी समाज में आकर भी वो आज इस देश की प्रेसिडेंट है। यानी कि औरतें किसी से कम नहीं हैं, लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये नया भारत है, हमें भी ये सोचना होगा कि ये नया पहाड़ है, ये नया उत्तराखंड है और ये नई सोच का उत्तराखंड है। यहाँ औरतें और आदमी सब एक समान हैं। हमारे उत्तराखंड का नाम जब भी आता है तो हम लोग अक्सर टिहरी गढ़वाल के उस चिपको आंदोलन की बात करते हैं
इस तरीके से उत्तराखंड का नाम है। लेकिन उस चिपको आंदोलन में भी हम गौरा देवी जैसी महिलाओं को याद करते हैं और उनके पीछे एक व्यक्ति का नाम आता है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज को, हमारे पहाड़ को सुंदरलाल बहुगुणा जी और गौरा देवी जैसी औरतों की बहुत बहुत ज़रूरत है, जो कदम से कदम मिला के ना सिर्फ पर्यावरण बल्कि समाज के हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करें, आगे बढ़ें। और हम सभी को जब भी हम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को शिक्षा देते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें हम घर में कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें माँ बाप कर रहे हैं, पड़ोसी कर रहे हैं, उन सब का बच्चों के मन पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है वो निर्धारित कर देती है कि उस बच्चे का भविष्य कैसा होगा, उस बच्चे की आगे चलकर सोच कैसी होगी। इसलिए अगर हम जब बात करते हैं घर में तो हमें बेटा और बेटी को समान रूप से देखना चाहिए। हमें उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम घर का काम करो और तुम बाहर का काम करो। हमें उनको सक्षम बनाना चाहिए, हर रूप में सक्षम बनाना चाहिए। उन्हें बराबर की अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। उन दोनों को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने टैलेंट के साथ खुद को साबित कर सकें। उन्हें एक दूसरे का सहयोगी बनाना चाहिए। हम एक दूसरे में कंपटीशन करवा के, लड़का लड़की में भेद करवा के अपने समाज को और पीछे धकेल देते हैं और वो हमें नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी एक बहुत खूबसूरत प्रसंग जो यहाँ पर आया था गरुड़ मंदिर के निर्माण को लेकर, पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ। पिछले 2 कार्यक्रम जो मेरे रहे वो देवभूमि में, क्योंकि हम लोग हैं, और मानसखंड में है, तो दोनों ही कार्यक्रम मेरे किसी मंदिर से रिलेटेड रहे और मुझे लगता है कि भगवान का आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं जिस भी मॉक इंटरव्यू में जाती थी वहाँ सबसे पहले मुझे पूछा जाता था कि गरुड़ ये कहाँ है और इसका नाम गरुड़ क्यों है। उस वक्त तक मुझे इसकी बहुत लिमिटेड नॉलेज थी, क्योंकि गूगल पे भी इतनी ये पूरी जो आपने पौराणिक कथा बताई वो पूरी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन वो कथा इतनी खूबसूरत है कि अगली बार जब मुझसे कोई पूछेगा तो मैं जरूर उसे बताऊंगी। और आपको श्रेय देना चाहती हूँ कि आप सभी ने हम सबके सामने इस खूबसूरत कथा को रखा। मुझे गरुड़ के बारे में जितना पता था मैं बताती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि अब यहाँ पर जो गरुड़ मंदिर का निर्माण हो रहा है वो आध्यात्मिक की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से हम सभी के लिए बहुत अच्छा और आगे का अग्रसर कदम है। अध्यात्म का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है और यहाँ पर क्योंकि कुछ बच्चे हैं और कहीं जो भी लोग मुझे सुन रहे होंगे इस वक्त, मैं कहना चाहूँगी कि मेहनत है और आपकी किस्मत है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन इन सब में आध्यात्म का इतना खूबसूरत और इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बलवान बनाते हैं तो आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने आप बलवान हो जाते हैं। और वो शिक्षाएं जो है उसके लिए किसी अलग पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो हमारे बुजुर्गों से, हमारे माता पिता से, हमारे घर में हमारे दादा दादी से हमें मिल सकती है। तो जितने भी बुजुर्ग लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, जिनके पास अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों की कहानियां हैं, वो अपने बच्चों को ये कहानियां जरूर सुनाएं। क्योंकि अगर आप लोग इतनी कठिन, इतनी विषम परिस्थितियों में रहकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, उनका इतना जज्बे के साथ सामना कर सकते हैं, तो आपके बच्चों में जरूर वो भावना आएगी कि अगर मेरे दादाजी ने ये कर दिखाया तो मैं तो इससे आगे ही जाऊंगा। और हमें अपनी पौराणिक कहानियां जो है उन्हें बतानी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में आगे जाइए, जैसा कि अभी डॉक्टर डी.के. जोशी जी ने भी बताया कि हमें अपने बच्चों को उनकी काबिलियत के अनुसार उनको मौके देने चाहिए। उनके अंदर ये जज्बा भरना चाहिए कि आप अपनी सपनों की उड़ान रखें और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो सपोर्ट सिस्टम जो हमारी फैमिली होती है वो उससे बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमारे साथ हो और अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे आगे बढ़ें। ये मेरी शुभकामनाएं होंगी। और यहाँ पे सब बच्चे हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि आप कभी सोचना मत कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ और इतनी पिछड़ी हुई जगह से हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि जब मैं अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी तो मैं बागेश्वर के बारे में जितना पढ़ती थी, हमारी जो एजुकेशन रेट है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी 80+% है। और महिलाओं का जो हमारा यहाँ पे रेशियो है वो बहुत बेहतर है। कुछ दिशाएं जरूर हैं जहाँ हमें और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे सामने जो है देश का भविष्य बैठा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भविष्य इस आने वाले अमृतकाल में इस देश की, इस उत्तराखंड की रूपरेखा को ज़रूर बहुत खूबसूरती से बदलेगा। और इसी के ऊपर दो लाइनें हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो खुद को हमेशा याद रखना कि चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा हो और आपको लगता हो कि कितना भी मुश्किल है और मैं कहीं से भी आती हूँ, अगर आपने सोच लिया कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपनी फाइट पूरी दूंगी, मैं पूरी शिद्दत से इसे लड़ूंगी, तो आप जरूर उसे हासिल कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि ये आज मेरी जर्नी की सिर्फ एक शुरुआत है,
अभी सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। जिस रीज़न से मैंने इस एग्ज़ाम में जाने की शुरुआत करी थी, वो रीज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत ख़ास है मेरे दिल के। और वो रीज़न, उसका एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है पहाड़ में पैदा होना, बचपन से यहाँ की परिस्थितियों को समझना, ये देखना कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन, हॉस्पिटल, इतनी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें इतनी दूर जाके ट्रैवल करना पड़ता है। एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए हमें अपने घर से 12 घंटे दूर जाना पड़ता है, जो कई बार पहाड़ी लोगों के लिए या फिर जो लोग की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस डायरेक्शन में मुझे काम करने का मौका मिलेगा और पहाड़ को फिर से डेवलप करने का और बहुत खूबसूरती से डेवलप करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं और पर्यावरण हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम उस भूमि पे हैं जहाँ पे मैती ट्रेडिशन है। तो मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि सभी बच्चों से कि अपने पर्यावरण का खास ध्यान रखें। बचपन से हमारे अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बहुत छोटी लगती हो, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, आपकी पर्सनालिटी में। तो चाहे आप वो स्कूल में पौधारोपण हो या फिर आप अपनी आसपास की जगहों को साफ रखना हो, ये हम उत्तराखंड के लोग हैं और पर्यावरण से बहुत जुड़े हुए हैं। और जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट इज इकोनॉमी, जितना खूबसूरत, जितना परिपूर्ण आपका एनवायरनमेंट होगा, आपका पर्यावरण होगा, उतनी ही आपकी इकोनॉमी, उतनी ही आपकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। तो हम सभी का ये दायित्व है कि हम इस दिशा की ओर कार्यरत रहें। मेरी आज यहाँ से जर्नी शुरू होती है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ कि आने वाली जो साल होंगे और मेरी जर्नी रहेगी, उसमें आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बेहतर करूँ और आप सभी को पुनः पुनः बार बार गौरवान्वित होने का मौका देती रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।